हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। भाई, सुंदर दिखने की चाह किस में नहीं होती। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं खूबसूरत बाल। लेकिन असमय बालों का झड़ना अब लोगों में आम बात हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। बाल झड़ने की परेशानी और गंजेपन की समस्या से आप कैसे हेयर ट्रांसप्लांट तकनीक के जरिए छुटकारा पा सकते हैं, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो हेयर ट्रांसप्लांट कब कराएं, इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या सलाह होते हैं, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त दुर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर दीपक कोठारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 और हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। सर, नो डाउट आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेयर फॉल की होती है, जो हमारी पर्सनालिटी को भी काफी इफेक्ट करती है। ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट इसके लिए सबसे बेस्ट और लाइफ सेवर भी कहा जा सकता है, और आपको इस फील्ड में नो डाउट बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं और ये क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली एक लाइफ सेवर ही है हेयर बालों का झड़ने के लिए। खासकर मेल्स में जब बाल झड़ते हैं उसको मेल पैटर्न बार्डलेस बोला जाता है, जिसमें कि आगे से बाल झड़ने चालू होते हैं। ये हार्मोन से रिलेटेड रहता है। और हेयर ट्रांसप्लांट मतलब होता है बालों का प्रत्यारोपण। इसमें हम जो बाल जो झड़ने से रेजिस्टेंट रहते हैं, रेजिस्टेंट मतलब जो नहीं झड़ते हैं, उनको हम निकाल के जहाँ पे बाल झड़ते हैं वहां पे उसको इम्प्लांट करते हैं वापस। एक तरह से आप बोल लीजिए कि खेती जैसा है कि हम सीड्स लगा रहे हैं और फिर वो नए बाल के रूप में आते हैं। इसमें जो कैंडिडेट है या मरीज है उसी के बाल वो लगाए जाते हैं। तो ये बेसिकली ब्रीफ में हेयर ट्रांसप्लांट का विवरण है। डॉक्टर दीपक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट तो हमने बहुत सुना है, लेकिन एक अलग सा एक टर्म हेयर वीविंग भी काफी सामने आया है। तो हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर वीविंग में क्या डिफरेंस होता है, ये भी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर वीविंग कितना अलग है। हेयर वीविंग एक तरह का आप समझिए कि दूसरों के बाल जो नकली बाल है उसका एक पैच तैयार किया जाता है और उसको जस्ट चिपका दिया जाता है। हेयर वीविंग एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब हम खुद के बाल लगा रहे हैं जो ग्रो करेंगे। आप उनको पूरा मतलब जैसे बालों की केयर करते वैसा केयर कर सकते हैं। मतलब ये नेचुरल बाल को ही लगाया जाता है। वीविंग इज आर्टिफिशियल। उसमें आप अपना जो बाल लगाते हैं उनको भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन ना वो ग्रो करेंगे, वो एक फिक्स पैच के जैसे रहेंगे। और ये उनके लिए जो जिनके पूरे बाल झड़ गए हों, जो पीछे के भी बाल झड़ जाते हैं, उनके लिए ये प्रोसीजर ठीक है। ऊपर इसमें एक ग्लू से चिपकाया जाता है, ग्लू या चिप के थ्रू बालों को चिपकाया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल सी फीलिंग हमेशा सी रहेगी कि हम दूसरे के बाल लगाए हुए हैं, उसको उनको निकालना पड़ता है। 5-6 दिन में निकाल के उनको क्लीन करके रखिए वापस, ऐसा करके। हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा रहेगा, ऐसा है जी। तो सर, मतलब कहा जा सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादा बेहतर होगा हेयर वीविंग से, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए आपको नेचुरल ही फील आएगा, जैसे वो आपके जैसे पुराने असली घने बाल थे वैसे हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए होता है। जी बिल्कुल। और सर, कौन कौन से तरीके होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए, क्योंकि लोगों को उतना पता नहीं होता है, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि हर 10 में से 4 लोग आजकल हेयर फॉल से जूझ रहे होते हैं। गंजापन हम देखते हैं उसमें असमय हो जाता है। तो कौन कौन से तरीके रहते हैं जिससे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली 2 तरीके से करते हैं। हम लोग जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं FUT और FUE। FUT मतलब पीछे से हम बालों के पीछे से एक स्ट्रिप ऐसे निकालते हैं और उसमें से एक एक बाल के फॉलिकल्स को अलग करके फिर उसको इम्प्लांट करते हैं। ये टेक्निक होती है FUT की। इसमें हमको बहुत ज्यादा बाल मिल जाते हैं। ये ज्यादा अच्छी टेक्निक है। पर इसका एक ही डिसएडवांटेज है, या बोलना चाहिए कि वो है कि पीछे एक स्कार रहता है। जो हम लोग जब करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि वो स्कार बालों के बीच में छुपा रहे।
दूसरी टेक्निक होती है FUE, मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम पेशेंट के बालों को छोटे करके फिर एक एक फॉलिकल को निकालते हैं पंचेज और मशीन्स के थ्रू, और वो एक एक फॉलिकल को फिर जहाँ पे जो जो एरिया में गंजा है वहां पे पूरा मार्क करके उसको हम इम्प्लांट करते हैं। टेक्निक दोनों सेम है, दोनों में फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है, बस सर्जिकल मेथड अलग अलग है। इसमें एक एक बालों को निकाला जाता है, FU में FUT मतलब पूरा यूनिट निकाल के हम उसको माइक्रोस्कोप में सेपरेट करके डालते हैं। तो सर आपने बताया स्ट्रिप और फॉलिकल का दोनों में अंतर है, जो दोनों प्रक्रिया है ज्यादा आसान और मतलब लोगों को सबसे ज्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं और सबसे पहले हम यूट्यूब पर ही रिसर्च करने बैठते हैं तो कुछ वीडियोस भी रहते हैं, काफी डरावने वो वीडियोस रहते हैं। तो ज्यादा सेफ और ज्यादा आसान से कौन सा प्रक्रिया रहती है सर, ये इसके बारे में भी आप बताइए। आसान तो डिपेंड करता है कि सर्जन को जो करते हैं ट्रांसप्लांट इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, पर FUT जिसमें स्ट्रिप निकाला जाता है उसमें डेफिनेटली जो क्या होता है, एक एक बाल जब निकाले जा रहे हैं तो उसमें ना बाल कट भी जाते हैं, जो फॉलिकल से कभी कभी बाल कट जाते हैं। FUT में जो यील्ड मतलब जो बोलते हैं कि 80 to 90% बाल एकदम सेफ रहते हैं। तो इसमें हमको जैसे हम 2000 फॉलिकल्स की स्ट्रिप निकालते हैं तो हम उसमें से 2000 फॉलिकल्स निकाल सकते हैं और ये टाइम भी कम लेगा। FUE में अगर 2000 फॉलिकल करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट दोनों बहुत सेफ है और दोनों में से डरने की बात नहीं, दोनों लोकल एनेस्थीसिया में होता है। ये समय लेता है प्रोसीजर, लेकिन ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर है सर्जिकल में हेयर ट्रांसप्लांट। ओके डॉक्टर दीपक, अब बात मैं थोड़ी सक्सेस रेट की करना चाहूंगी, क्योंकि जो भी अभी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और अगर इस समस्या से वो जूझ रहे होंगे तो कितनी सफलता होगी, ये भी वो जरूर वो प्रश्न है वो जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी काम करें जब वो सक्सेस हो जाएगा तभी वो माना जाएगा कि हाँ ठीक है ये परफेक्ट हो गया है। तो क्या सक्सेस रेट कितना रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सबसे जरूरी सवाल भी है कि सक्सेस रेट हमको कितना है। सक्सेस रेट अगर ठीक से हर पेशेंट का इवेल्युएशन करना जरूरी है। उनकी बालों की डेंसिटी देखना पड़ेगा, हम बाल कहाँ से ले सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा, कितने बाल ले सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा, किस ग्रेड का गंजापन है ये भी देखना पड़ेगा। ये सब देखते हुए इवेल्युएट करने के बाद जनरली अगर सब चीजें अच्छे उसमें डायरेक्शन में जा रही है तो 80 to 90% जो बाल लगाते हैं वो टिके रहते हैं और वो झड़ते नहीं है। तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, काफी अच्छा ही है मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। और सर एक सवाल मेरा ये भी कि आपने बताया कि हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं, तो क्या एक ही सिटिंग में ये सब हो जाता है या बार बार पेशेंट को आपके पास आना पड़ता है, आप उनको पहले से कोई मेडिकेशन देते हैं और मतलब पूरा उनका आप एक मतलब प्रोसेस रूटीन प्रोसेस रहेगा क्या ये पूरा? ये पूरा एक प्रोसेस है, एक्चुअली एक ही सिटिंग का नहीं है। इसका प्रोसेस ऐसा रहता है कि उसके पहले ये जानना समझना पड़ेगा कि हेयर का जो साइकिल होता है वो 120 डेज का होता है। अच्छा। जिसमें कि 70 to 80 डेज हेयर अपने स्लीपिंग साइकिल में रहता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के पहले हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, कुछ रिकमेंडेड 1 या 2 मेडिसिन हैं जो कि हेयर को ग्रोथ को भी बढ़ाती हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बेड को भी प्रिपेयर करती है। दूसरा एक मेथड होता है PRP बोलते हैं, PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हम खून से मतलब जो पेशेंट है या जो जिनको कराना है हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं का खून निकाल कर उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको वहां पे इंजेक्ट करते हैं ताकि बेड अच्छा बना रहे। उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट भी एक सेटिंग में करना है कि वो 2 सेटिंग में करना है, ये डिपेंड करता है कि हमको कितना एरिया चाहिए, कितने फॉलिकल्स लगते हैं। अच्छा। जैसे हम एक बार में 3000 से 4000 फॉलिकल्स लगाते हैं, वो एक सेटिंग में लगाया जा सकता है, पर अगर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट 7 से 8000 फॉलिकल्स की है तो उसको हम जनरली 2 सेटिंग में डिवाइड करते हैं, जिसके बीच में 4 महीने का गैप रहता है। एक में हम पूरे पहले बाल लगा के हेयरलाइन बनाते हैं और दूसरे में उसमें डेंसिटी बढ़ाते हैं, ऐसा रहता है। तो सर कितना लंबा प्रोसेस रहता है, कितना वक्त ले लेता है ये पूरा प्रोसेस? प्रोसेस तो पूरा एक दिन में हो जाता है जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है। मेडिसिन उसके पहले 1 या 2 महीना हम चलाते हैं, उसके बाद लोशन लगाने के लिए हम लोग 6 मंथ्स तक बोलते हैं। प्रोसेस एक दिन में खत्म हो जाता है, बट जो एक्चुअल ग्रोथ आती है, जैसे मैंने बताया कि हेयर का साइकिल 120 डेज का रहता है, तो एक्चुअल जो रिजल्ट होता है वो 3 से 4 मंथ्स के बाद आपको दिखना चालू होगा, जब एक बार हेयर पूरे शेड हो जाते हैं फिर वहां से रूट से ग्रो करते हैं। ओके, मतलब
प्रोसेस तो पूरा मतलब जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो एक आध दिन में ही हो जाएगा, लेकिन पूरा एक नए बाल उगने के लिए करीबन 3 महीने तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। सर मिनिमम 3 मंथ्स। जी, एक क्वेश्चन सर ये भी कि आपने बताया कि हम लोग जो भी आपके पास पहुंचता है समस्या के निराकरण के लिए, तो आप बकायदा उसकी हिस्ट्री भी देखते हैं कि इससे पहले उनको कौन सी बीमारी रही। तो क्या कुछ ऐसा स्पेशल एडवाइस भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? क्या कुछ ऐसा भी होता है? हेयर बेसिकली एक प्रोटीन है। हेयर फॉलिकल एक प्रोटीन का फॉलिकल है जो बॉडी में नेचुरली ग्रो होता है। तो कोई भी बीमारी, जैसे कई बीमारियों से बाल झड़ते हैं, कुछ हार्मोन से बाल झड़ते हैं, कुछ पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं जिससे कि जिनका डायरेक्ट इफेक्ट बालों पे रहता है, जो बालों को झड़ाते हैं, जैसे कि कैंसर के ड्रग्स जो होते हैं जिनसे कि पूरा गंजापन आ जाता है, टेम्पररी रहता है वो। वैसे ही डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब में भी हेयर ट्रांसप्लांट में जो रिजल्ट आना है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर खराब हो रही है तो बॉडी का हर पार्ट अफेक्ट होता है। उसी तरह हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपको हेयर के रिलेटेड, स्काल्प से रिलेटेड, जो बालों से रिलेटेड है वो हिस्ट्री लेना भी बहुत जरूरी है। 2-3 बीमारियां होती हैं जो कि स्किन, जो स्काल्प की स्किन होती है उससे रिलेटेड होती है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें कि ना स्कारिंग हो जाती है स्काल्प में। तो वहां पे जो हम अगर रूट्स डालेंगे भी तो वो रूट्स टेकअप नहीं होंगे। तो कुछ टाइप के जो बाल्डनेस होते हैं जो कि नॉन नेचुरल हैं, जो कि किसी डिसीज से रिलेटेड है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट बहुत वो होता है, मुश्किल से होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आप पर्टिकुलर इस डिजीज से जूझ रहे हैं तो आप इनका ध्यान रखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आकृति क्लिनिक में डॉक्टर दीपक कोठारी हैं, वो आपके हर समस्या का निराकरण जरूर कर देंगे। हम देखते हैं, और जब कुछ एडवर्टीजमेंट भी चल रहा होता है तो उसमें कहा जाता है कि एक दिन में अगर आपके 100 बाल झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो ऐसे में कब सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि अब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, अब हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ बढ़ना होगा? सर आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल सर से हमारी बात नहीं हो पा रही है, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम है। तो आज हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फायदे कौन से हैं, जोखिम कौन से हैं और क्या कुछ उससे नुकसान होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब मुझे भी ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका रूटीन क्या रहता है, उसकी कीमत कितनी होती है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं। पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के लोगों के मन में एक बहुत डर रहता था, लेकिन अब झड़ते बालों से छुटकारा पाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी पूरी आपको जानकारी आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ गुरु के जरिए दे रहे हैं। हेल्थ ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया कैसी है, ये कैसे होता है, कितना खर्चा इसमें आता है, और बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के पूरी जो अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन है वो हम अपने हेल्थ गुरु के जरिए आज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जिससे आजकल लोग जूझ रहे हैं वो होता है झड़ते बाल। जी हाँ, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं पोल्यूशन हो या फिर हमारी डाइट में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है या हम किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो सबसे पहले इसका असर हमारे बालों पर ही पड़ता है। हम काफ़ी हेयर फॉल देखते हैं, और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, बारीक से बारीक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर दीपक कोठारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कब सलाह दी जाती है, कि कब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो बता रहा है कि मुझे काफी हेयर फॉल हो रहा है, तो आप कब उन्हें एडवाइस देते हैं कि अब हमें हेयर प्लांटेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा? उसके लिए हम पेशेंट को असेस करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स डिस्क्राइब है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 मतलब फ्रंटल, जस्ट आगे का जो एरिया होता है उसमें बाल्डनेस आता है, उसके बाद उसके पीछे थोड़ा जाता है। ग्रेड 4 में वर्टेक्स, ये एरिया में भी गंजापन आ जाता है। मेल्स में बात कर रहा हूँ, फीमेल्स में थोड़ा अलग पैटर्न रहता है, फीमेल्स में पैची लॉस भी हो सकता है। पर आपको ये बताना चाहूंगा कि 100 बाल दिन के झड़ना नॉर्मल है। अगर उसके ऊपर झड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो हमको पहले तो कॉज फाइंड करना पड़ता है, और फिर अगर हेयर लाइन अगर कम हो रही है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम रिकमेंड करते हैं। पहले मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। और सर, ये भी देखा जाता है कि कोई भी अगर प्रोसेस होता है, सर्जिकल प्रोसेस, तो उसके कुछ प्रोस रहते हैं, कोई कॉन्स रहते हैं। तो जोखिम क्या रहेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए? अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लिया है उसके बाद क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी होगी, और क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर हम हेयर प्लांटेशन की तरफ बढ़ते हैं? तो
जैसे कि हर ऑपरेशन का कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, जी बिल्कुल। पर हेयर ट्रांसप्लांट एक वन ऑफ द सेफेस्ट या सबसे सुरक्षित ऑपरेशन में से एक है। शर्त यह है कि ये सही हाथों से किया जाए, क्योंकि ये लोकल में होता है। सबसे पहले इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसमें पूरा बेहोश नहीं करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया अगर हम ठीक से देते हैं तो पूरा जो स्काल्प एरिया होता है या एरिया होता है ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद हम उसको आराम से लोकल देते हुए कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में ज्यादा नहीं, थोड़ा ब्लीडिंग का चांस रहता है। अच्छा। अगर हम ठीक से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो। और बाद में हेयर जो होते हैं वो क्रस्ट टाइप, मतलब टेकअप नहीं होते, तो वहां पे छोटा छोटा स्कारिंग का वो रह सकता है। किसी किसी पेशेंट जिनमें मरीज में ये टेंडेंसी रहती है कि कोई भी निशान बनता है वो मोटा हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जहां से हम हेयर निकाल रहे हैं या जहां डाल रहे हैं वहां पे स्कारिंग होने का संभावना है, और ऐसे बहुत रेयर होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा होता है कॉम्प्लिकेशन की थोड़े यील्ड कम आना। उसमें भी फिर तरीका डिपेंड करता है कि कैसे कर रहे हैं और किस ढंग से करा जा रहा है। तो ये बहुत बारीक से करने वाला ऑपरेशन है। अगर इसे ठीक से करा जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन कम है और फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है। बस बात ये रहेगी कि अगर कोई अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला आपको मिल जाए तो फिर जोखिम इसके ज्यादा नहीं रहेंगे। सर आपने बोला कि कॉम्प्लिकेशन कम है लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं, तो फायदे कौन कौन से रहेंगे? नो डाउट हमारा हेयर ग्रोथ तो अच्छा से रहेगा ही और हमारा लुक काफी इफेक्टिव हो जाएगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। इसके अलावा और कौन से फायदे रहेंगे? देखिए, बालों को अच्छे बाल रखना सबको बहुत पसंद है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं कि हमें बाल नहीं चाहिए। तो आपको एक नेचुरल हेयर लाइन मिलती है। आप जैसे अपने बालों का केयर करते थे, जो सबसे बड़ी बात, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आदमी को अपने यंग डेज की याद आ जाती है कि वो यंगस्टर्स रहते थे जब कैसे दिखते थे। तो जनरली ये प्रोसीजर 30 इयर्स के बाद वाले ज्यादा कराते हैं, जब हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और जो पैटर्न, बार्डनेस का पैटर्न बढ़ता जाता है। तो आपको एक यूथफुल फीलिंग आती है। एक बोलते साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी बहुत इसका अच्छा है कि बाल है, हमारे ही बाल है, नेचुरल बाल है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है, कॉस्मेटिकली भी आप अच्छे दिखने लग जाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल सर, बेनिफिट है। सर आपने एक उम्र की बात भी कही कि 30+ के बाद आपके पास लोग आते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ उम्र का दायरा है कि इस एज से इस एज वाली कैटेगरी वाले बस ही ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं? वैसे दायरा नहीं है, क्योंकि किसी किसी के, कुछ यंग लोगों के बाल भी बहुत जल्दी झड़ते हैं। उसमें डिपेंड करता है बाल झड़ने के कारण, क्या स्ट्रेस लेना, ये कई चीजें, जो स्मोकिंग वगैरह से भी बाल बहुत झड़ते हैं। फूड हैबिट्स अच्छी नहीं हो उससे भी बाल झड़ते हैं। कुछ मेडिकेशंस में रहते हैं उससे भी बाल झड़ते हैं। पर जो नेचुरल जो हेयर लॉस होता है या बार्डनेस होता है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 के बाद ही स्टार्ट होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल्स में वही चीज होती है ज्यादा जर्नी 35 के बाद, जब हार्मोनल चेंजेस थोड़े बॉडी में ज्यादा होते हैं, या फीमेल्स स्ट्रेस अगर लेती है तो फीमेल्स में स्ट्रेस से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। और ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि 30 और 35 के बाद ही आता है। तो इसीलिए हमारे पास जो पॉपुलेशन आती है हेयर ट्रांसप्लांट कराने, वो मोस्टली 30+ ही रहती है। ओके सर, और उसका कोई एंड लिमिट नहीं है कि 70 तक भी करते हैं, 75 वाले भी करा के गए हैं ट्रांसप्लांट। बिल्कुल, यानी कि जब भी हमें थोड़ा पर्सनालिटी में निखार लाना हो तो बस तब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सहारा ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये भी कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेते हैं तो फिर बस नॉर्मल सब चीजें हो जाती है या हमें कुछ देखरेख करनी पड़ती है, या आगे भी हमें उस पर खास ध्यान देना पड़ता है? जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात कर रहे हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हम लोग 3 डेज तक तो एक कैप या हल्का सा लाइट बैंडेज बना के रखते हैं। अच्छा। 3rd डे से हम लोग शैम्पूइंग अलाउड कर देते हैं। बालों में आप जैसे आप नॉर्मल वो करते हैं, लाइट शैम्पूइंग कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है शुरू के 1-2 मंथ की, थोड़ा पसीना कम आए। स्वेट ग्लैंड्स भी रहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, थोड़ा पसीना कम आए। बाकी जैसे नॉर्मल आप बैर करते हैं, कोम्बिंग जो कंघी करना बोलते हैं, वो भी हम लोग 4th डे से करने बोल देते हैं। तो उसमें ज्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं लेना पड़ता। बस थोड़े दिन तक, जब तक इम्प्लांटेड हेयर जो है वो ग्रो नहीं करते, तब तक पेशेंट को कैप पहनना रहता है, ताकि वो, क्योंकि वो अलग से दिखता है ना, वो दिखे नहीं करके कैप पहनना पड़ता है। वो भी 1 मंथ, उसके बाद हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं। मतलब सर उसके बाद नॉर्मली जैसे हमारे नेचुरल बाल रहते हैं, हम स्ट्रेटनिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें कर लेते हैं, फिर हम उसी प्रोसेस में जा सकते हैं। बस 3 से 4 दिन हमें ध्यान देना होगा। जी। और सर एक बहुत मतलब क्वेश्चन एक ऐसा है जो मेरे को बार बार लग रहा है मुझे पूछना चाहिए कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेते हैं तो क्या उसके बाद भी हमारे वो बाल भी झड़ सकते हैं?
हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम बाल कहाँ से ले रहे हैं। बालों में जो सर में दो टाइप के बाल होते हैं। एक जो पीछे के जो एरिया होता है, ये जो पीछे का एरिया है, यहाँ पे जो बाल होते हैं ये हार्मोन रेजिस्टेंट बाल होते हैं। ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ये हार्मोन से अफेक्ट नहीं होते। तो अगर हम यहाँ से बाल निकाल रहे हैं तो वो बाल आप समझिए उनको हार्मोन से रिस्पॉन्सिव नहीं रहते करके ये बहुत लंबे समय तक रहेंगे, वापस नहीं झड़ते। पर अगर हम दूसरे एरिया से बाल निकाल रहे हैं जहाँ पे हैं, वो फ्यूचर में झड़ सकते हैं अगर हार्मोन्स बहुत एक्टिव है तो। उसके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो नहीं झड़े। अगर थोड़ा सा लंबे मेडिसिन से यूज करेंगे तो वो भी नहीं झड़ते। वैसे लाइफ है कि 15-20 ईयर्स तक जो बाल रहते हैं नेचुरल वो रहते ही जो हम लगाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सिर्फ सर से ही बाल नहीं लगाए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। हम लोग बियर्ड जो है उससे भी बाल ले सकते हैं। बॉडी हेयर्स को भी यूज करा जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट में सरों में लगाने के लिए। मतलब चेस्ट से, बैक से निकाल के उसको भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया जा सकता है। जी। और सर एक आपसे ये भी प्रश्न कि नौबत ना पहुंचे हेयर ट्रांसप्लांटेशन तक, उसके लिए आप क्या कुछ एडवाइस करेंगे? क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, सब लोग मैक्सिमम अब हेयर फॉल से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम ध्यान रखें ताकि हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ ना जाना पड़े? ना जाना पड़े इसके लिए तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा मेल और फीमेल में दोनों में थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप हेयर को बहुत अच्छा रख सकते हैं। ज्यादा बालों में एक्सपेरिमेंट नहीं करें। जो डाइज आती हैं नेचुरल नहीं रहती हैं, आर्टिफिशियल कलर जो लगाए जाते हैं। दूसरा मतलब बहुत ज्यादा अपन बालों स्ट्रेस लेते हैं। हमारे खान पान में हमको अच्छा मात्रा में प्रोटीन्स खाना है, अच्छे मात्रा में मिनरल्स लेना है। वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए। हम लोग एडवाइस करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें होते हैं वो वैसा फूड खाएं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें। स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिससे बाल झड़ते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कोई भी टाइप का नशा, ये सब चीज नहीं करें। ये सब चीज नहीं करेंगे तो आपके जो झड़ने का फेज है वो बहुत कम रहेगा आपके, और आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे। जी। तो मतलब सर उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जिएंगे तो फिर हेयर लॉस नहीं होगा, और हेयर लॉस नहीं होगा तो हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा, और किस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, और जितने भी आपके मन में सवाल होंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से जुड़े, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस खास सेशन के जरिए आपका उन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।